Hello, guys. How are you? I hope you are fine. So, guys, here's the next part of the chapter The National Movement First Phase. So, guys, it is the chapter of class 8 CBSE board, chapter number 11. The National Movement First Phase. So here is the part 2 of it. So if you haven't seen the part 1 yet, then please see it first. Then after that you should see you should watch this part. So let's begin. So guys, in last video I have left it on immediate factors because I had an urgent work, that's why, and the video is so late because of busy schedule. So let's start from immediate factors. So immediate factors means nearest factors. Okay, by the 1870s the spirit of national identity had taken deep roots in the minds of people. जब 1870 हुआ तब तक लोगों के मनों में, लोगों के दिमाग में जो नेशनल आइडेंटिटी की आत्मा थी, उसने बहुत ही गहरी जड़ें लोगों के मन में पैदा कर ली थी कि लोगों का ऐसा था कि हमको अपनी नेशनल आइडेंटिटी चाहिए, कि हम क्या हैं, हमको अपना मतलब कि हमको आज़ादी चाहिए. वी वांट फ्रीडम. The policies of the Viceroy Lord Lytton intensified discontent against British rule. जो वाइसराय लॉर्ड लाइटन भी कह सकते हो और लाइटन भी कह सकते हो, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या 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 कह रहे हो. जो पॉलिसीज थी वाइसराय लॉर्ड लाइटन की, उन्होंने डिसर्टिफिकेशन इंटेंसिफाई कर दी थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. सो गाइस, हमने जब पार्ट 1 में मैंने आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाई थी. अगर आपने नहीं देखी तो अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ वाइसराय लॉर्ड लाइटन की फ़ोटो. सो गाइस, हियर इज़ द फोटो ऑफ वाइसराय लॉर्ड लाइटन. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. He removed import duties on British goods which ruined the textile industry of India. उन्होंने जो import duties थी, मतलब कि जो बाहर से goods आती थी, ब्रिटिश goods आती थी, वो duties हटा दी थी, remove कर दी थी. और इसी चीज़ ने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसको तबाह कर दिया था. He made India pay for the war against अफ़गानिस्तान. जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट वार हुई थी, उन्होंने इंडिया से ही पैसे लिए थे, मतलब कि इंडिया के पैसों से ही उसका जो भी खर्चा आया था वो इंडिया के पैसों से हुआ था. मतलब कि इंडिया को उन्होंने पे करने के लिए कहा था. In 1877 when India was suffering from a famine, a lavish imperial दरबार was held in Delhi. जब इंडिया एक फेमाइन से गुजर रहा था, मतलब कि स्कैर्सिटी ऑफ फूड यू कैन से, when there was lack of food in India, तब एक lavish you can say means luxurious, एक लग्जरियस दरबार हेल्ड हुआ था दिल्ली में. तो गाइस, उन्होंने वहाँ पे इतने पकवान बनवाए, मतलब कि जब फेमाइन चल रहा था तब उन्होंने एक लेविश इम्पेरियल दरबार हेल्ड किया. ठीक है, और उसमें इतना खर्चा आ गया था, मतलब कि वो एक तरह की वेस्टेज ऑफ मनी यू कैन से. A large amount of money was wasted on it. Yes, next line I have mentioned that a large amount of money was wasted on it. The Vernacular Press Act of 1878 imposed restrictions on vernacular newspapers. जो वर्नाकुलर एक्ट हुआ था 1878 ने, उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल्स था, उसको फोर्स किया था, इम्पोज किया था. वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पे जो कंट्रोल था उसको फोर्स किया था, ठीक है, कि वो हटाया जाए. The Arms Act of 1878 forbade Indians from possessing arms. Both these acts aroused strong reactions from all sections of the society.
जो आर्म्स एक्ट था 1878 का, जिसने फॉरबिड किया था, रिफ्यूज़ किया था इंडियंस को अपनी आर्म्स फैलाने से, मतलब कि अपनी आर्म्स प्रोसेस करने से, ठीक है। और ये दोनों एक्ट थे वर्नाकुलर, ये दोनों जो एक्ट थे, आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन दोनों ने एक अवेकनेस मतलब कि बहुत से एक्ट्स अराउंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि बहुत से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आए थे सारे सेक्शन से, सोसाइटी के सारे सेक्शंस में से, सारे सेक्शंस में से ही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. So it's a controversy which was named Albert Bill. In 1883, Lord Ripon's law member Sir Albert introduced a bill which later came to be known as the Albert Bill. 1883 में लॉर्ड रिपन का जो एक लॉ मेंबर था जिसका नाम सर एल्बर्ट था, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको बाद में एल्बर्ट बिल के नाम से पहचाना गया. It had a provision which gave Indian judges the power to try cases involving Europeans. उसमें एक प्रोविज़न था कि जो इंडियन जजेस ने वो भी केसेस ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि वो भी केसेस को सुलझा सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, एज यू कैन से. और यूरोपियंस भी जिसमें इन्वॉल्व थे, मतलब कि पहले यूरोपियंस भी नई केसेस ट्राई कर सकते थे. और इस बिल में ये था कि यूरोपियंस और इंडियंस दोनों के पास अभी पावर आ गई है केसेस ट्राई करने की. इमीडिएटली द होल यूरोपियन कम्युनिटी स्टार्टेड एन एगिटेशन अपोजिंग द बिल. एगिटेशन मीन्स यू कैन से नर्वसनेस. सो जब ये बिल के लागू होने के थोड़ी देर बाद उसने इसका अपोज करना शुरू कर दिया, उसके ओपोजिशन में नर्वसनेस दिखाई कि ये बिल रद्द किया जाए. These protests forced the government to withdraw the bill, और इन्हीं प्रोटेस्ट्स के चलते बिल विदड्रॉ किया गया, बिल रिमूव हो गया. To the Indians, it was a proof that they could never expect equality from the British government. जो इंडियंस को ये एक प्रूफ मिल गया था कि वो कभी भी ब्रिटिश से इक्वालिटी की, मतलब कि तमन्ना नहीं रख सकते कि वो उनको इक्वालिटी मिलेगी ब्रिटिश से. इंडियंस को ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश उनको कभी भी इक्वालिटी नहीं दे सकते. सो आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस. मतलब कि पॉलिटिकल एसोसिएशन यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल. सो पोलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी थी. आफ्टर द 1850s इंडियंस बिगेन टू फॉर्म पोलिटिकल एसोसिएशंस टू वर्क फॉर देयर ऑन वेलफेयर. 1850 के बाद जो इंडियंस थे वो अपनी पोलिटिकल एसोसिएशंस पर काम करने लगे थे, उनको बनाने लगे थे ताकि वो अपना खुद का वेलफेयर, अपना खुद का कल्याण कर सकें. ठीक है. वन ऑफ द फर्स्ट सच एसोसिएशन वॉज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और उनमें से एक थी, मतलब कि फर्स्ट भी हम कह सकते हैं, वो थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि फॉर्म की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और ये 1851 में फॉर्म हुई थी. तो फिर 1852 में ऐसे मतलब कि बहुत सी एसोसिएशंस बनने लगी जिनके आगे नाम दिए गए हैं, जैसे कि in 1852 the Bombay Association and the Madras Association were set up. Many associations were set up in 1870s and the 1880s. They include the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha and the Bombay Presidency Association. मतलब कि ये सभी एसोसिएशंस के नाम दिए गए हैं जो बनी थी इस टाइम के चलते, इस दौरान. All the associations formed were limited in the membership, in both membership and agenda. जो एसोसिएशन थी इनमें मेंबर्स भी लिमिटेड ही ज्वाइन हो सकते थे, कि वो भी लिमिटेड थे और लिमिटेड ही चीज़ें डिस्कस की जाती थी. एजेंडा मीन्स लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड. ठीक है. And next is most of their members were educated Indians belonging to the upper sections of the society.
ज़्यादातर इनमें एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि सोसाइटी के अपर सेक्शंस थे, बिलोंग करते थे, मतलब कि जो केस्ट सिस्टम था उसके अपर सेक्शन से बिलोंग करते थे. They sent petitions requesting the government to reduce taxes and discriminatory practice, introduce the administrative reforms, and give Indians a greater role in administration. उन्होंने पेटिशंस लिखी, मतलब कि पेटिशंस भेजी, मतलब कि फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट. पेटिशन मीन्स फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी, रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी गवर्नमेंट को कि वो टैक्सेस को कम करें और ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंडियंस के और बाकियों के बीच वो ना करें, ठीक है. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि यू कैन से एज गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें, मतलब कि गवर्नमेंटल सुधार करें, और यू कैन ऑल्सो से इकोनॉमिक सुधार करें, और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा रोल दें, मतलब कि बड़े ओहदे पर उनको उपाधि मिलनी चाहिए. देयर पेटिशंस वर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट जो उनकी पेटिशंस थी उनको गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया था. The activities of these associations were also restricted to specific regions. और जो ये एसोसिएशंस जो भी एक्टिविटीज़ करते थे वो सीमित ही रह गई थी, कुछ रीजन्स तक की सीमित रह गई थी वो. The need for an all India association which was mass based and strong in putting up its demand had been felt for a long time. जो ऑल इंडिया एसोसिएशन थी वो उसकी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी, मतलब कि ये जो ऑल इंडिया एसोसिएशन थी जो मास बेस थी, बहुत ही स्प्रेडेड थी, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होने लगी थी. इस एसोसिएशन की बहुत लंबे समय तक डिमांड्स रही. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्राउट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर द फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कलकत्ता इन 1883. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे इंडिया के कोने कोने में से, मतलब कि कोने कोने में से नहीं, जगह जगह से डिफरेंट जगहों से लोग बुलाए और एक कॉन्फ्रेंस जारी की, मतलब कि हेल्ड की कलकत्ता में 1883 में. He convened another conference which was to be held in Calcutta in 1885. और पहले तो 1883 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी, उसके बाद एक कन्वेंट मीन्स बुलाई यू कैन से. अगली जो कॉन्फ्रेंस थी वो हेल्ड हुई थी कलकत्ता में ही हुई थी 1885 में. So our next topic is Indian National Congress. So Indian National Congress, you all know what is Indian National Congress. It is a governmental party. So while Surendranath Banerjee was busy in organizing the conference at Calcutta, a retired British official, Alan Octavian Hume, called a meeting in Bombay. ये जो अलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, इनका नाम आपको याद रखना होगा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, मतलब कि इसको शॉर्टली भी लिखा जाता है बहुत जगहों पे, ए ओ ह्यूम भी इनका ही नाम है, अलन ऑक्टेवियन ह्यूम. जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी के नाम की शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. जब दूसरी तरफ जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाने में बिजी थे, तो इधर ही एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, जो एक ऑफिशियल थे ब्रिटिश जो रिटायर हो चुके थे, अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने बम्बई में एक मीटिंग बुलाई. Create an association which would be under the supervision of the British and which would let the government know the demands of the Indian people. तो वो ये जानना चाहते थे, वो एक ऐसी एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते थे जो कि ब्रिटिश के सुपरविजन के
नीचे रहेगी, मतलब कि ब्रिटिश के निगाहों के आगे रहेगी, एज मतलब कि ब्रिटिश के अंडर होगी, और जो ब्रिटिश को बताएगी क्या कि इंडियंस की क्या डिमांड्स हैं। सो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ इंडियंस। सो ये है A.O. ह्यूम की फ़ोटो, यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। सो लेट्स कंटिन्यू। He wanted to prevent another nationwide outbreak like the one that took place in 1857. तो वो उन्होंने एक नेशन वाइड आउटब्रेक मीन्स, नेशन वाइड मीन्स राष्ट्रव्यापी और आउटब्रेक मीन्स प्रकोप। वो एक दूसरा राष्ट्रव्यापी प्रकोप बनाना चाहती थी, जैसे कि 1857 में बना था एक, मतलब कि जैसे कि हाँ ये कह सकते हैं आप। द मीटिंग कन्वेंट बाय A.O. ह्यूम वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फ्रॉम 28 to 30 दिसंबर 1885। जो ये मीटिंग बुलाई गई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में रखी गई थी 28 से 30 दिसंबर तक 1885 में। सो इसमें एक पार्टी बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पहले तो ब्रिटिश सुपरविजन के अंडर थी। सो इस कॉन्फ्रेंस में 72 प्रतिनिधि आए, डेलीगेट्स आए पूरे कंट्री में से। दे इंक्लूडेड सच एमिनेंट लीडर्स, यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम दिए गए जो मीटिंग में शामिल थे, जैसे कि वोमेश चंद्रा बनर्जी, दादाबाई नाउरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, एस सुब्रमण्या अय्यर, दिनशो वच्चा, केशीनाथ त्रिम्बक तेलंग, P. आनंदाचार्लू, गोपाल गणेश अगरकर, M. विरारा घावाचरियर, G. सुब्रमण्या अय्यर, N. G. चंदावरकर एंड रहमतुल्ला सयानी। तो ये कुछ डेलीगेट्स के नाम है जो मीटिंग में शामिल थे। The Congress had very modest beginnings. It held its session in different parts of India once a year. जो कांग्रेस की बिगनिंग्स थी वो बहुत ही मामूली सी थी, अनएज्यूमिंग थी। तो उसने पहले तो सेशंस हेल्ड किए इंडिया के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में। साल में एक बार एक सेशन हेल्ड होता था। सो कुछ सालों तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर और बहुत से इंग्लिश मैन ने, यू कैन ऑल्सो से ब्रिटिश ने इस पार्टी में इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। सो जो पहले कुछ साल थे उसमें कांग्रेस के मेन एम तो यही थे कि पहला था टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंडिया, कि वो सारी कंट्री में से लीडर्स को इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो इंडिया की प्रॉब्लम्स को, इंडिया की मुसीबतों को यू कैन से डिस्कस कर सकें, एंड टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशन फ्रॉम द ब्रिट। सो कंसेशन मीन्स अ थिंग दैट इज़ ग्रांटेड स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स। और मतलब कि वो एक एक्शन प्लान बनाना चाहती थी, सिंपल यू कैन से। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मॉडरेट फेज। Moderate, also you can say average. There are many meanings of moderate. One of them is average and another is violent or rigorous. So there are many meanings. So which one you will, you can also say average, the average phase, and you can also say the violent phase. So I don't know which one. So let's continue. During the first 20 years of the Congress, the moderate nationalists or moderates dominated the party. So जो पहले 20 साल थे कांग्रेस के,
तब जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, और या फिर उनको मॉडरेट्स भी कहते हैं, ये कुछ मतलब कि ग्रुप का नाम कह सकते हो आप, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए थे पार्टी में. डोमिनेट मीन्स बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉन्शियस. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिन शाह बच्चा, फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर सम इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स. ये कुछ इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स हैं. दे वर मॉडरेट इन देयर ऑब्जेक्टिव्स. ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में मतलब कि जो वो चीज़ एम करते थे और जो भी वो मेथड यूज़ करते थे उसमें वो मॉडरेट थे. They believe in constitutional methods and in methods of persuasion. ये संवैधानिक, constitutional means संवैधानिक मेथड में बिलीव करते थे, और जो persuasions और methods of persuasions means persuasion means political set of beliefs. सो पॉलिटिकल सेट ऑफ बिलीफ्स में भी ये बिलीव करते थे. दे रेगुलरली सेंड पेटिशंस एंड रिजोल्यूशंस टू द गवर्नमेंट. ये लगातार गवर्नमेंट को पेटिशंस और रिजोल्यूशंस भेजते रहे. पेटिशंस, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज पेटिशन, सो आई एम टेलिंग अगेन. पेटिशन मीन्स अ फॉर्मल राइटिंग a formal written request. एंड और संकल्प, रिजोल्यूशन मीन संकल्प भेजते रहे. रिजोल्यूशन यू कैन से फर्म डिसीजन टू डू समथिंग. जिनमें ये भी पूछा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी जाए इंडियंस को. एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम से स्प्रेड हो. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन की प्रमोशन हो. रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस टू हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. रिक्रूटमेंट्स मीन्स भर्ती, मतलब कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंची उपाधियों, मतलब कि ऊंची पोस्ट्स में भर्ती किया जाए. मोर पावर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड मोर इंडियन मेंबर्स इन दीज काउंसिल्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा पावर हो जाए, मतलब कि ज़्यादा पावर की जाए, और ज़्यादा इंडियंस काउंसिल्स में पार्ट लें. होल्डिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड नॉट जस्ट ओनली इन इंग्लैंड. जो ये एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये इंडिया में भी होल्ड हो, सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, और भी कंट्रीज़ में होना चाहिए. चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सो एज टू बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बदले ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हो. अकॉर्डिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री मीन्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कंट्री, मतलब कि जो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, यू कैन से ये कट हो में या फिर कम हो, यू कैन से भी कम किया जाए, कि सब इस वॉर्स वगैरह ज़्यादा नहीं की जाए ताकि ज़्यादा खर्चा ना आए. स्टॉपिंग द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ टू ब्रिटेन. जो सारा का सारा इंडिया का पैसा ब्रिटेन को दिया जा रहा है, ये ऐसा ना हो, इंडिया में ही रहे ये. तो गाइस चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी समझा देती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है, सो उसके बाद इतनी वीडियो होगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस, कि ब्रिटिश का क्या चरित्र था, क्या एटीट्यूड था कांग्रेस के तरफ. एटीट्यूड, रवैया, यू कैन से. The British were favorably inclined towards the Congress during the early years of its formation. Favorably means with approval. So जो ब्रिटिश थे वो फेवरेबली मतलब कि इच्छुक थे कांग्रेस की तरफ जब कांग्रेस बनी थी. Some British officials even attended Congress सेशंस, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल कांग्रेस सेशंस को अटेंड भी करते थे. एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशंस, और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट भी करते थे. हाउएवर सून द ब्रिटिश टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स इट.
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो अनफ्रेंडली सा बिहेव करने लगे और ओपोजिशन दिखाने लगे कांग्रेस की तरफ। दे बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। वो खुल के उसके फॉल्ट्स बताते थे कांग्रेस के। दे रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मीन्स टू कंटेन द एंगर ऑफ द मासेस, द कांग्रेस वॉज बिकमिंग द फोकस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो गाइज उनको रियलाइज़ हुआ कि जो कांग्रेस थी वो मीन नहीं बनी, मतलब कि ये क्यों एंग्री है इंडियंस हमसे उसका मीनिंग नहीं बनी कि इंडियंस के वो डिमांड्स को आगे ले आने का मीनिंग नहीं बनी, मतलब कि वो इंडियन नेशनलिज्म पर फोकस देने लगी, मतलब कि जो इंडियन नेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ने लगी। जो कांग्रेस थी वो एक फोकस बन गई थी नेशनलिज्म का। तो चलिए गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आगे भी चलो हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट इज द रेडिकल फेज। रेडिकल मीन्स एडवोकेशन, radical means advocating, the advocating phase. The failure of the moderates to achieve political reforms brought forth new trends in the Congress. जो मॉडरेट्स थे उनको तो देखिए रिफॉर्म्स नहीं मिले, उनके तो इग्नोर करती रही गवर्नमेंट, या फिर मतलब कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब कि एक तरह से वो फेल हो गए थे। ठीक है, फिर इसको ऐसे ही टाइम बीतता गया और फिर नए ट्रेंड कांग्रेस में आने लगे। तो इसमें नया ग्रुप लीडर्स का खड़ा हुआ जिसको रेडिकल नेशनलिस्ट्स या फिर रेडिकल्स कहा जाता था या फिर कहा जाता है। दे वर लेड बाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, पॉपुलरली नॉन एज लाल बाल पाल। तो ये इनके लीडर्स थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। दिस लीडर्स फेल्ट दैट द प्रेजेंट फेज ऑफ द कांग्रेस वर इनइफेक्टिव। इनको ऐसे लगा कि जो प्रेजेंट फेज है, जैसे कि अभी कांग्रेस लीड कर रही है या फिर रूल कर रही है, मतलब कि जो मॉडरेट्स हैं वो इनइफेक्टिव सा है उनका वे, यू कैन से। They were in favor of more radical objectives and methods, और वो इनके फेवर मतलब कि एडवोकेटिंग मेथड्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स के फेवर में थे। ऑब्जेक्टिव्स यू कैन से द थिंग एम्ड, मतलब कि वो जज कोर्ट्स इन these things. They were in favor of these things. They called for strong political actions such as strikes, boycotts, और ये बहुत ही सख्त स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शंस लेते थे, जैसे कि स्ट्राइक्स करते थे और ब्रिटिश की चीज़ों का बॉयकॉट करते थे। ठीक है, and mass demonstrations to spread awakening among the people and to achieve पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और ये प्रैक्टिकल एग्जीबिशंस करते थे कि कैसे काम किया जाता है जगह जगह पर, ताकि लोग अवेकन होए, मतलब कि लोग जगें ब्रिटिश की उनमें नेशनल आइडेंटिटी है, एज यू कैन सिंपली से, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को ये अचीव करना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक कॉल फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको स्वराज के फाउंडर भी कहा जाता है। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्व मीन्स स्व, यू कैन प्रोनाउंस वो एज स्वराज, यू कैन से। स्व मीन्स सेल्फ, राज मीन्स रूल, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। He declared स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। जो स्वराज है, सेल्फ रूल है, वो मेरे जन्म की राइट है। जैसे राइट टू ड्यूटी, ऐसे जो राइट्स होती हैं, राइट है मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, पिछली वीडियो में मैं पूछने वाली थी, वैसे पिछली वीडियो में नहीं पूछा गया, सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपको अपने ओपिनियन इस पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो क्वेश्चन है, हुज मेथड्स डू यू सपोर्ट, द मॉडरेट्स और द रेडिकल्स, वाई? कि आप किसके मेथड्स को सपोर्ट करते हो, मॉडरेट्स के मेथड्स को या फिर रेडिकल्स के मेथड्स को? जैसे कि मॉडरेट्स जो थे वो संवैधानिक मेथड्स यूज़ करते थे, मॉडरेट मेथड्स यूज़ करते थे, परजुएशंस लिख के बेचते थे, और पेटिशंस सॉरी संवैधानिक और परजुएशंस वाले मेथड यूज़ करते थे, पेटिशंस और रिजोल्यूशंस लिख के बेचते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो मॉडरेट वो यूज़ करते थे, ठीक है। और जो रेडिकल थे वो एडवोकेटिंग मेथड यूज़ करते थे, वो स्ट्राइक्स निकालते थे और बायकाट्स करते थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और गुड्स का, और डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे जगह जगह पर ताकि लोगों में जागरूकता आए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को अचीव करना चाहते थे। आप किसके मेथड्स को सपोर्ट करते हो, मॉडरेट्स के या फिर रेडिकल्स के, और ये भी लिखना है कि क्यों सपोर्ट करते हो। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो इसका पार्ट 3 हम लेकर आएंगे जल्द ही। तो गाइस आई विल ट्राई दैट आई कैन ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट इन दिस वीक ओनली, आई विल ट्राई। सो अगर मेरे को टाइम मिला तो, वैसे यही जो पार्ट 2 है वो बहुत ही लेट हो गया, बहुत लेट, लगभग महीना लेट हो गया है ये। सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो comment your opinions on this question in the comment section, and if you have if this video have helped you and you understood any topic, so please like the video and share it with your friends so it can help them also, and subscribe my channel for more such updates, and stay tuned on my channel. So subscribe my channel so you can get the notification first, and yes, also comment your doubts in the comment section. I'll see you in the next video. Till that, bye bye.